मैं इंजीनियर के सिंह, कौशल किशोर सिंह आज फिर से आप सब लोगों के सामने एक वीडियो लेकर आया हूं, जो वास्तु शास्त्र की दूसरी वीडियो होगी। इसके वीडियो प्रस्तुत करने से पहले मैं अपने चैनल इंजीनियर के सिंह एंड एसोसिएट की तरफ से आप सारे दोस्तों को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं, अभिवादन करता हूं। आइए वास्तु शास्त्र की वीडियो के क्रम में हम आगे बढ़े। पहले वीडियो में मैंने वास्तु शास्त्र के बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया था। आज वास्तु शास्त्र के बारे में एक कदम हम आगे बढ़ेंगे। मैं बताऊं कि वास्तु शास्त्र का उल्लिखित इतिहास, रिटेन जो हिस्ट्री है वो बहुत ही प्राचीन है। उसके तह तक हम बिल्कुल नहीं पहुंच सकते हैं और उसके लिए बहुत समय चाहिए। आइए ब्रीफ में मैं आपको बताता हूं, संक्षिप्त में मैं आपको बता रहा हूं। रामायण की रचना काल से पहले ही वास्तु शास्त्र का उल्लेख मिलता है। मनसर नामक प्राचीन ग्रंथ में एक नगर की योजना मिलती है जो अयोध्या के नगर योजना से मिलता जुलता है। इस प्राचीन ग्रंथ में धरा, हरम, याम, प्रयाग आदि वास्तु का भी वर्णन मिलता है। मत्स्य पुराण में वर्णित क्रम में मयासुर नामक वास्तु शास्त्री को 5वें स्थान पर रखा गया है, जिसने अपने नगर महाराष्ट्र, जिसको आज मेरठ के नाम से जानते हैं, उसकी योजना इसने खुद अपने आप की थी। इसके अलावा पांडवों के भवन इंद्रप्रस्थ की योजना और निर्माण का कार्य मयासुर ने ही किया था। महाभारत में महर्षि वेदव्यास लिखते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर के राजसूय जग में शामिल होने वाले राजाओं ने इंद्रप्रस्थ की सुंदरता और भव्यता को देखकर इसको कैलाश पर्वत के शिखर के समान ऊंचाई वाले महलों की श्रेणी में दूसरा स्थान दिया था। कहा जाता है कि इंद्रप्रस्थ की भव्यता और सुंदरता को देखकर दुर्योधन के मन में जलन पैदा हुआ और जिसका कारण था महाभारत का युद्ध। इस प्रकार बौद्ध और जैन धर्म के ग्रंथों में भी वास्तु शास्त्र पर आधारित भवनों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। भगवान बुद्ध अपने शिष्यों को दिए गए कर्तव्य में भवन निर्माण से संबंधित कार्यों के बारे में जानकारी रखने और उसका देख रेख करने का भी निर्देश दिए हैं। इस संदर्भ में बहुत सारे ग्रंथों में देखा गया है कि इसमें अनेक अगम ग्रंथ जैसे कर्मिकागम, करणागम, अंशुमान भेदागम, सुप्रभेदागम आदि ग्रंथों में भी वास्तु शिल्प का या वास्तु विज्ञान से संबंधित जानकारियां मिलती है, प्राप्त होती है। वास्तु का उपयोग, वास्तु का शुरुआत चाहे किसी ने भी किया हो, मगर यह पूर्ण रूप से मनुष्य के लिए ही प्रतिष्ठित किया गया है, क्योंकि आवास की आवश्यकता इस संसार के हर मनुष्य को है। अतः वास्तु को किसी धर्म, जाति, संप्रदाय, देश, विदेश, संस्कृति, भाषा आदि से बाधित नहीं किया जा सकता है। मयासुर के वंशजों और कुल वालों ने वास्तु शास्त्र को दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाया और उसको प्रचारित किया। आज भी दक्षिणी और मध्य अमेरिका में मयासुर के वंशजों द्वारा बसाए गए नगरों के ध्वंसावशेष दिखाई पड़ते हैं, जिसको देखकर मयासुर द्वारा प्रतिष्ठित वास्तु विज्ञान की विशालता का अंदाज लगाया जा सकता है। आज भी श्रीलंका के मध्य में सिंगली क्षेत्र में महाराष्ट्र नामक एक नगर विद्यमान है, जो नगर योजना की दृष्टि से अति उत्कृष्ट है। कहा जाता है श्रीलंका के प्राचीन इतिहास में इस बात का वर्णन मिलता है कि रावण मयासुर का जमाता था और मंदोदरी मयासुर की बेटी थी, तथा मयासुर मैराट नामक नगर का निर्माण कर रावण तथा अपनी बेटी मंदोदरी को फलस्वरूप दिया था। इस प्रकार वास्तु शास्त्र की प्राचीनता को नकारा नहीं जा सकता और ये हमारे संस्कृति की एक धरोहर है, अनुपम देन है, जो हम लोगों तक, हम हर भारतीय को, हर भारतीय संस्कृति में रहने वाले लोगों को इसके बारे में जानकारी रखनी चाहिए। अब मैं आपको बताऊं कि वास्तु शास्त्र
ज्योतिष शास्त्र का ही एक अंग है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि वास्तु शास्त्र का भूखंड में बैठने वाले राशियों के साथ क्या संबंध है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखाना चाहता हूं। यहाँ देखिए, फर्ज कीजिए ये एक भूखंड है, ये एक भूखंड है जिसमें ये उत्तर हुआ, नॉर्थ हुआ, ये साउथ हुआ, ये ईस्ट हुआ, ये वेस्ट हुआ। तो हम शुरुआत यहां से करते हैं क्योंकि वास्तु शास्त्र का ये प्रथम घर इसी को माना गया है, प्रथम स्थान इसी को माना गया है। इसमें इसको दो भाग में बांटा गया है। नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर जो स्थान है इसको प्रथम माना जाता है, पहला माना जाता है। इसको दो भाग में बांटा गया है। पहले भाग में दल और दूसरे भाग में परम तत्व। परम तत्व मतलब परमात्मा यानी भगवान शिव शंकर यहाँ वास है। आगे बढ़ते हैं। दूसरे घर में मेष राशि का स्थान है, तीसरे घर में सिंह राशि का स्थान है, चौथे घर में धनु राशि का स्थान है, पांचवें, अब ये जो पांचवा घर है इसको भी दो भाग में बांटा गया है। तो पहले में अग्नि का यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर, पहले में अग्नि का वास है और दूसरे भाग में भू मतलब भूमि का वास है। अब आगे बढ़े तो इसमें ये पांचवा, छठे घर में वृष राशि का स्थान है, सातवें घर में कन्या राशि का स्थान है, आठवें घर में मकर राशि का स्थान है। फिर नौवें घर में आइए तो नौवें घर में आप देखेंगे क्या, इसको भी दो भाग में बांटा गया है। इसमें एक भाग देह और एक भाग पदार्थ है। एक भाग मनुष्य के शरीर से संबंधित है तो दूसरा भाग पदार्थ यानी फिजिकल वस्तुओं से संबंधित है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर पूर्व पश्चिम साइड में मिथुन राशि, उसके बाद वाली घर में आपको तुला राशि, उसके बाद वाले घर में कुंभ राशि का स्थान है। और लास्ट में आप नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पर आइए। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर को भी दो भाग में बांटा गया है। तो पहला जो भाग है उसमें विसर्जन और दूसरे भाग में वायु। उसके बाद हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्थ साइड में तो पहले घर में यहाँ पर कर्क राशि, वृश्चिक राशि, तीसरे घर में मीन राशि और फिर यहाँ पर हम आते हैं जल तत्व और परम तत्व की उपस्थिति हो जाती है। बीच में भूखंड के बीच में जो है सेंटर में ब्रह्म का स्थान दिया गया है और उसके जस्ट नीचे यानी इसकी दृष्टि प्रकृति है। प्रकृति, ब्रह्म और प्रकृति को एक साथ हमेशा ही एक साथ रखा जाता है, एक साथ है, क्योंकि ब्रह्म और प्रकृति एक साथ नहीं हुई तो संसार का निर्माण ही नहीं होगा। उसके बाद आइए पश्चिम साइड में रचना और पूर्व साइड में रचना, यानी इस पोर्शन में कंस्ट्रक्शन होना चाहिए, घर द्वार घर वगैरह का, और इस साइड में भी होना चाहिए। इधर भी होता है तो इधर पवित्र घर रखे जाते हैं, इधर में जो है सामानों के लिए घर रखे जाते हैं। अब आपको बताऊं कि इसमें अपने प्रपोज किया गया, कल्पना किया गया अपने घर का हम प्लानिंग कैसे करेंगे। तो पहले घर यानी जहां पर जल तत्व और परम तत्व का विद्वान है नॉर्थ ईस्ट में, यहाँ पर हमें ये घर जमीन का चाहे घर का सबसे पवित्र स्थान होता है। यहाँ पर हमेशा ही भगवान की पूजा घर रखा जाता है, जहाँ पर भगवान की दैनिक पूजा की जाती है। मेष राशि, सिंह राशि, धनु राशि, ये तीनों राशियां हैं, अग्नि तत्व है। तो इसमें कहीं भी हम अपना एंट्रेंस कर सकते हैं, यानी घर में घुसने का रास्ता कर सकते हैं, दरवाजा कर सकते हैं, और ये सबसे ज्यादा उपयुक्त माना गया है। आप साउथ साइड के कॉर्नर पर आइए, यहाँ पर अग्नि तत्व और भू तत्व विद्यमान है। तो अग्नि तत्व और भू तत्व ये जहां दो रहेंगे वहां पर हम लोगों को खाना बनाने और पकाने से लेकर का काम किया जाता है, क्योंकि अग्नि तत्व हमारा खाना बनाने का काम करता है तो भू तत्व उसका आधार रहता है। तो एक यहाँ पर किचन यानी खाने रसोई घर का निर्माण होना चाहिए, रहना चाहिए। आगे आइए वृष राशि, कन्या राशि, मकर राशि, ये जो राशियां हैं ये राशियों में एंट्रेंस नहीं होना चाहिए, जितना हो सके अवॉइड करें। अगर एंट्रेंस किसी मजबूरी में रखा जाए तो वृष राशि वाले घर में एंट्रेंस रखा जाता है, घर में मेन का घर का मेन दरवाजा हो सकता है, मगर ये राशि इस जगह में और इस जगह में वर्जित है। उसी तरह से साउथ ईस्ट कॉर्नर पर भी किसी तरह का
गड्ढा नहीं होना चाहिए। भवन की ऊंचाई इस कॉर्नर पर ऊंची होनी चाहिए, बाकी पोर्शन से इसका ऊंचा होना चाहिए। और इस जगह में देह और पदार्थ यानी मानव शरीर और फिजिकल वस्तु से दिया गया ये जगह जो है सुटेबल होता है स्टोर के लिए या उन सामानों के लिए जो कि भारी होते हैं उनको यहाँ रखने के लिए। इसको हमेशा ही ये तीनों कॉर्नर से ऊंचा होना चाहिए। भवन की जो ऊंचाई है यहाँ ऊंचा होना चाहिए। फिर आइए वृश्चिक राशि, तुला राशि, कुंभ राशि। इस पोर्शन में रूम भी हो सकता है और अपने टॉयलेट वगैरह का भी व्यवस्था किया जा सकता है। ये पोर्शन जो है कर्क, वृश्चिक और मीन, ये बेडरूम के लिए अति उत्तम माना गया है। तो इस प्रकार अब इसमें हम ज्यादा एनालिसिस करेंगे तो आपको बताएं कि जल तत्व और पृथ्वी तत्व पर पूजे का घर, अग्नि तत्व और भू तत्व पर किचन यानी रसोई घर और पदार्थ और देह तत्व साउथ ईस्ट में आपको स्टोर का निर्माण होना चाहिए और इस पोर्शन को ये तीनों कॉर्नर से ऊंचा होना चाहिए। इसी तरह से ये कॉर्नर जो है यहाँ पर भी बेडरूम का निर्माण किया जा सकता है, क्योंकि ये बेडरूम जितने ही कंफर्टेबल होंगे यहाँ पर उसमें थोड़ी कमी होगी, क्योंकि ये जो है एक तो कि नॉर्थ की तरफ से जलीय राशि का प्रभाव है, तो इधर में जो है सम राशि का प्रभाव है, इनका अपना कोई खास असर नहीं पड़ता है। तो अब आपको मैं एक चीज और बताऊं, तीनों की स्थिति उन्हीं दिशाओं के अनुसार तय होती है जिन दिशाओं का ये राशियां प्रतिनिधित्व करती है। इस प्रकार मेष राशि और धनु राशि, मेष, सिंह और धनु, ये तीनों राशियां आग्नेय राशियां हैं जो इधर में दिखाई गई है। जो पूर्व दिशा में यानी कि पूर्व दिशा में सूर्य का उदय होता है तो वहां पर आग्नेय राशियों का यहाँ पर स्थान है। और पश्चिम दिशा में चूंकि सूर्य का अस्त होते हैं तो यहाँ पर सूर्य की इंटेंसिटी जो है, सूर्य का जो गर्मी का प्रभाव है वो करीब करीब बहुत कम हो जाता है। इन राशियों का प्रभाव भी उससे मिलता जुलता है, इसलिए ये इधर का इस दिशा को निरूपित करती है, इसका निरूपण करती है। उसी तरह मकर, कन्या और वृष, ये तीनों राशियां भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। यानी यहाँ भूमि तत्व का प्रतिनिधित्व, देखिए भूमि तत्व या देह है कि भूमि तत्व और देह तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जो दक्षिण दिशा का प्रतिनिधित्व कर रही है। मिथुन और तुला, मिथुन तुला और कुंभ ये वायु तत्व से संबंधित है। चूंकि जब भी वायु का वेग ज्यादा होता है तो वो पश्चिम दिशा से ही घर में प्रवेश करता है, तो इसलिए ये वायु तत्व की रचना वायु तत्व वाली दिशा में रखी गई है, का प्रतिनिधित्व करती है। और कर्क, वृश्चिक और मीन, ये चूंकि तीनों राशियां जल का संबंध, इन राशियों का जल से संबंध है, इसलिए राशियां उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती है, क्योंकि इस दिशा में ठंडा शीतल वायु का प्रवेश होता है। तो ये राशियां उत्तर दिशा का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव शंकर इसी पर रहते हैं। यानी इस दिशा में यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कोने पर अगर हम जल का उद्गम स्थान दें और पूजा का स्थान दें तो इस मैक्सिमम शुभता प्राप्त की जा सकती है। कहते हैं कि इस कॉर्नर से जितना ही जल निकलता है घर में उसके धन संपत्ति आता है, लक्ष्मी प्रसन्न होती है। और महादेव, माता पार्वती और महादेव को परम तत्व परम प्रकृत माना गया है, जिनकी यहाँ पूजा होने से घर की सारी नकारात्मक शक्तियों का बाहर हो जाती है, वहां कोई रोक नहीं पाती है। इसके बारे में बताया गया हूँ, यहाँ भूतत्व, अग्नि तत्व, यहाँ किचन का निर्माण होना है, क्योंकि किचन जो है खाने का घर जो है अग्नि से बनता है खाना, और भूतत्व मतलब कि जमीन पर खाने को रखने का जगह बनाया जाता है, यानी चूल्हे वगैरह को रखने के लिए, स्टोव को रखने के लिए। यहाँ पर चूंकि देह पदार्थ है, इस कॉर्नर पर जो है हमेशा ही
स्टोर घर होना चाहिए, इस कॉर्नर को ऊंचा होना चाहिए, बिल्डिंग के तीनों कॉर्नर चाहिए ऊंचा हो। वास्तु चार्ट में दिए गए राशियों के हिसाब से उनके नियमों के, उनके प्रकृति के हिसाब से यदि भवन का निर्माण किया जाए तो वो घर काफी सुखदायक, सुफलदायक, धनदायक माना जाता है। ये वास्तुशास्त्र का सिद्धांत है। अंत में आपको बताएं कि घर का, प्लॉट का यानी जमीन का जो सेंटर स्थान होता है वो ब्रह्म के लिए दिया गया है। आप सब लोगों को याद होगा कि आज से 50 साल पहले, 40 साल पहले जो भी घर बनते थे, चाहे गांव में बने या शहरों में बने, तो बीच में यहाँ पर कोर्ट यार्ड दिया जाता था जो जमीन से लेकर ऊपर तक दिखाई पड़ता था, यानी ओपन टू स्काई होता था। वो इसलिए दिया जाता था कि इस सेंटर में ब्रह्म का नजर हमेशा रहेगा और यहाँ पर भगवान का वास होगा। यहाँ पर लोग पूजा करते थे, तुलसी लगाते थे, वहां पर झंडे लगाए जाते थे और उसकी डेली पूजा की जाती थी। तो ये, लेकिन अब आजकल का जो समय है, इसमें जमीन की जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ जमीन की कमी हो रही है और जमीन का जो कॉस्ट है वो बहुत हाई होने के चलते लोग ज्यादा जमीन खरीद नहीं पाते हैं, इसलिए ये चीज ओमिट कर दिया गया है। और इसके जगह पर ये बीच में ब्रह्म स्थान न दे करके ये इसकी प्रधानता है, यानी कि पर्व तत्व और जल तत्व की प्रधानता है। यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट के कॉर्नर में चाहे आप कुछ भी नहीं मानते हो वास्तु का, यहाँ पर अगर इसको दे दिया जाता है, यहाँ पर पूजा घर और जल दोनों स्थान दे दिया जाए तो घर की 70% नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और घर मतलब आपको ज्यादा परेशान नहीं करता है। तो ये आपके सामने हमने एक पहला स्टेप दिया। इसके बाद वाला जो स्टेप होगा उसमें हम बताएंगे कि वास्तुशास्त्र में हमें का इतिहास में जो दिया है वास्तु पुरुष कौन है और उनका महत्व, उनका संबंध इस वास्तुशास्त्र से क्या है। और एक स्टेप और उसी वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे, आपको दिखाएंगे कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए। एक प्लानिंग करके हम देंगे जिसमें दिखा है कि बेडरूम, बाथरूम, टॉयलेट, बेडरूम, ड्राइंग रूम, किचन, टॉयलेट एक्सेट्रा और कहाँ कहाँ पड़ रहा है और वास्तुशास्त्र के साथ उसका क्या रिलेशन हो रहा है, वो देख करके आप अपने भी घर की प्लानिंग करने में सक्षम होंगे। तो आज मैं ये वीडियो यही समाप्त करता हूं और तब तक आप लोगों से विदा ले रहा हूं। अगले वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। नमस्कार।